हाँ जी कर दिया। चलो इंडेमनिटी एंड गारंटी के बताओ आज कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास है। क्या थर्ड क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाना है क्या? मुझे आंसर इज नो। मैंने बोला था 2 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा और खत्म हो गया है। आज की जो सभा हमने बुलाई है वो किस लिए बुलाई है बताइए? सिर्फ रिवीजन और याद कराने के लिए कि कैसे इसे याद रखना है। एग्जाम्पल आपको सारे समझ में आ गए होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। एक बार मैं पहले रिवाइज करा दूं, उसके बाद फिर मैं आपसे कुछ कुछ लाइन बोलूंगा और आपको बताना पड़ेगा, कुछ कुछ एग्जांपल पूछूंगा आपसे और आपको बताना पड़ेगा किसकी लायबिलिटी होगी, इंडेमनिटी होगा, गारंटी होगा। एक तरीके से ओरल टेस्ट की क्लास के साथ साथ ही ले लेंगे हम। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसमें स्केल रखा था, चलो अभी मंगाता हूँ। ठीक, हमने कहा जब आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो उसके अंदर सबसे पहले आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? जिसमें एक पर्सन जो है प्रॉमिस करता है कि आपको जो भी लॉस होने वाला है उसको मैं ठीक कर दूंगा, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो किसका होता है बताइए? गारंटी का, इंडेमनिटी का? इंडेमनिटी का। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ जी बताइए। ये कंडीशनल नहीं है, ये बेस्ड अपॉन इवेंट है। अनकंडीशनल वर्ड का मतलब कोई व्यक्ति कोई और काम करेगा तब मैं करूंगा या नहीं करूंगा, इसके ऊपर बेस्ड है। इंडेमनीफाई का मतलब लॉस। जैसे मान लीजिए मैंने किसी फार्मर को बोला, मैंने कहा भाई अगर आपकी फसल नहीं होगी ना तो मैं आपको मतलब पैसे दूंगा आपको, तो वो अनकंडीशनल ही है एक तरीके से, कोई कंडीशन नहीं है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है कि कब मिलेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी समझ में आया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैसा कॉन्ट्रैक्ट है बताइए? कितने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें? ट्राई पार्टी वर्ड याद है आपको? ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है। ट्राई पार्टी वर्ड का मतलब जिसमें कितनी पार्टीज होती हैं? 3। और कॉन्ट्रैक्ट भी कितने होते हैं? 3, जिसमें से 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस तरीके से होनी चाहिए और 1 इम्प्लाइड भी चल जाएगा। एक्सप्रेस तरीके से किस किस के बीच में होना चाहिए? क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। दूसरा क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। किसके बीच में इम्प्लाइड है? किस किस के बीच में एक्सप्रेस है और किस किस के बीच में इम्प्लाइड है बताइए? मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, बताओ। बैंक और डेटर अलग अलग होते हैं? बैंक कौन होता है? क्रेडिटर। और दूसरा? कि मेरा अनुमान सही था? पहले मैंने क्या बोला बताओ जरा फटाफट से? किसके किसके बीच? और क्या आप सबने जवाब दिया? मैंने भी बोला हाँ। तो ना तो इसको पता था ना इसने सुना और ना सुनने की कोशिश की। क्या मेरी बात समझ में आती है? एक बार प्लीज़ आप ऑफिस में जाइए और मेरा शस्त्र रखा होगा वहीं टेबल पर, उसे लेके आइए आप। श्याम, पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए बिल्कुल। बुझाया? तुम्हें बुझा दूंगा अब मैं, देखो। बताओ कौन इनमें से माइनर भी हो सकता है? सोच लो कौन माइनर हो सकता है इंडेमनिटी में? उसमें माइनर नहीं होता तो गारंटी में बताओ कौन होता है? धन्यवाद। ये ऐसे लाए ना जैसे पुराने ज़माने में वो राजा तलवार चलाने जा रहे हैं। हाँ बताओ, गारंटी में कौन होता थोड़ी ना, जरूरी थोड़ी ना है। कौन हो सकता है तब भी वैलिड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट? सोच लो, पक्की बात है। किस किस के बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है? एक मौका और दिया मैंने तुम्हें। हाँ मतलब एक्सप्रेस तो 2 के बीच में होना चाहिए, तो इम्प्लाइड सिर्फ 1 के बीच में ही होता। जी हाँ, डेटर और श्योरिटी के बीच में। डाउट में ना रहिए, ठीक है। चलिए, नेचर ऑफ श्योरिटी इज लायबिलिटी, जिसमें मैंने आपको एक सुंदर सा वर्ड बताया था, बताओगे क्या होती है, कैसी होती है? को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव वर्ड का मतलब क्या है बता सकते हो? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लीजिए मैंने कहा बच्चे का आपने पॉजिटिव रिलेशन सुना है अपने इकोनॉमिक्स में? क्या होता है पॉजिटिव रिलेशन? किसी और के बढ़ने पर प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस के घटने पर सप्लाई घटेगी, इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। और अगर मैं बोल दूं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का तो क्या होगा? एडवर्स, नेगेटिव होता है। तो उसने कहा इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव मतलब जैसे जैसे प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे श्योरिटी की भी बढ़ेगी, जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे उसकी भी कम होगी। क्या मेरी बात समझ? इसी को को एक्सटेंसिव बोलते हैं। फिर आते हैं कैसी गारंटी? कंटिन्यू गारंटी। ये किसी पर्टिकुलर डेट के लिए होती है, एक से ज़्यादा डेट के लिए होती है? एक से ज़्यादा डेट के लिए होती है। क्या मेरी बात समझ? तो सवाल आया कि इसे विड्रॉ कैसे कर सकते हैं?
नोटिस देके, रेवोकेशन करके। कैसे? रेवोकेशन करके। अगर रेवोकेशन के बाद भी कुछ सप्लाई करता गया क्रेडिटर तो क्या उसके लिए श्योरिटी लायबल होगा? आंसर इज नो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डिस्चार्ज। और उसके बाद क्या है? राइट्स ऑफ श्योरिटी। पेज नंबर कौन सा बताया था मैंने आपको, जल्दी से बताओ। उससे भी पहले मैंने कहा हम पढ़ेंगे, बताओ क्या डिफरेंस, क्या पढ़ेंगे हम? डिफरेंस। पहला डिफरेंस बताइए। इंडेमनिटी में कितनी नंबर ऑफ पार्टीज होती हैं? 2। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3। दूसरा, किसमें प्राइमरी होती है, किसमें सेकेंडरी होती है? प्राइमरी और कंडीशनल किसमें है, बस ये बताओ। है ही नहीं। वेरी गुड। प्राइमरी और अनकंडीशनल है, इधर अब नाम बोल दिया, इंडेमनिटी में, और इधर श्योरिटी की सेकेंडरी और कंडीशनल। ऐसी क्या कंडीशन है श्याम जिसमें इसने बताया? पहले इसका जवाब दो मुझे। आज वाली क्लास का नाम रखूंगा श्याम सुधारो आंदोलन। ये बिल्कुल ऐसे जैसे सब कुछ लुट गया है जीवन में, कह रहा सर मैं क्या बताऊं आपको। अरे गधे। नेचर ऑफ लायबिलिटी बताना है, किसकी प्राइमरी और कंडीशनल है और किसकी सेकेंडरी और अनकंडीशनल है। हाँ, कैसे कैसे सवाल भाई, कुछ लगा हुआ क्या? कुछ लेना लेना शुरू कर दिया है क्या? नहीं। इसे कंटेक्स्ट ही समझ में नहीं आ रहा, क्लास में चल के आ रहा है। इनसे पूछना जरा। मैं इनसे पूछवाऊंगा ना ऐसे, वहां जाके पूछो। नहीं भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसकी लायबिलिटी प्राइमरी और अनकंडीशनल है, या प्राइमरी या कंडीशनल है, और किसकी सेकेंडरी है? बिल्कुल सही है। इंडेमनिटी में किसकी लायबिलिटी है? दो ही होते हैं। क्या नाम बोलिए? दो होते हैं ना। हाँ, कौन कौन से दो? नाम नाम। और दूसरा कौन सा होता है? पढ़ नहीं रहा है बिल्कुल भी। अभी बोल के एक याद, अभी बोल के गया था, रिवाइज कर लो ना, घर जाके पढ़ते हैं। नाला है, आज तुम्हारा भूत बनाता हूँ। रुक जाओ, बताओ भाई लायबिलिटी कैसी होती है? नेचर ऑफ लायबिलिटी दोनों में, इंडेमनिटी और गारंटी में। और यकीन मानना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूँ पीटते समय। बताओ। इंडेमनिटी में प्राइमरी होती है, इंडेमनीफायर की। इंडेमनीफायर की लायबिलिटी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं क्यों डराऊंगा? मैं डर गई। नहीं। हाँ ठीक है, प्राइमरी होती है, अनकंडीशनल होती है। किसकी होती है? इंडेमनीफायर की या इंडेमनीफाइड की, या इंडेमनिटी होल्डर? इंडेमनीफायर। वेरी गुड। किसकी लायबिलिटी होती है? इंडेमनीफायर है, इंडेमनीफाइड? दोनों में से एक जब देखना जरूर पिटेगी, देखना। इंडेमनीफायर, बिल्कुल सही बात है। ठीक, कितनी देर लगी मुझे बात पूछने में? 1 मिनट भी नहीं लगा। टाइम ऑफ लायबिलिटी बताइए। टाइम ऑफ लायबिलिटी में क्या आंसर है? कब अराइज होती है लायबिलिटी? ठीक है, ठीक, सुनाई दिया आपको? इतनी सी देर लगती है मुझे डिस्कशन में, जितना समय दोगे उतना तो मैं कंफ्यूज करूंगा। टाइम टू एक्ट चलो छोड़ो, ये तो फालतू का पॉइंट है। राइट टू स्यू थर्ड पार्टी, आप बताइए। इंडेमनिटी में उसमें कर सकते हैं क्या? सही कह रहे हैं, ठीक है। चलो आर्यन, अब तुम ही बता दो पर्पस क्या है दोनों में? उसमें गारंटी में पर्पस होता है कि जो लायबिलिटी थी उसको उसको पूरा करना,
और मतलब जो पैसे दे रखे होते हैं उसको रीपे करना, जो लोन वगैरह होता है गारंटी में उसको रीपे करना होता है, और इंडेमनिटी में जो प्रॉमिस कर रखा है उसको पूरा परफॉर्म करना। और due उसमें date से प्रॉमिस पहले- नहीं कर रखा, नहीं, उसमें ड्यू promise डेट के है। बाद आएगा। नहीं नहीं बना रहा है पॉइंट बैठ के नालायक, हाथ से करो। यही नहीं आता था बस, हाँ यही नहीं आता था। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे पता था ना, मैं तो अंतर्यामी हूँ, तुम्हें यही नहीं आता और तुमसे यही पूछूंगा मैं, हैं क्या होता है पर्पस? एक मिनट इंडेमनिटी में रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस और गारंटी में सिक्योरिटी। सिक्योरिटी है भाई, मैं तुम्हारे बात पे गारंटी ले रहा हूँ कि कल को वो भाग जाएगा तो मैं पेमेंट दूंगा। तुम क्या बात बना रहे हो नालायक कि वो प्रॉमिस करेगा, वो पूरा करेगा, घुमा रहे हो इधर उधर बातों को। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिम्मी बहुत मारो बढ़ के, ध्यान रखना। बताओ जरा। इसमें पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं होते इंडेमनिटी में, और उसमें माइनर होता है प्रिंसिपल। हाथ हटा, 10 लगेंगे, ध्यान रखना। ये चिड़िया उड़ तोता उड़ नहीं खेल रहा हूँ मैं, जो तुम हाथ हटाओगे। अरे हाँ इसलिए मार रहा हूँ, दूसरे पे दोबारा से शुरू होगा, ध्यान रखना। कंपिटेंसी ऑफ पार्टी बताओ आप। जी हाँ कह रहे इंडेमनिटी तो कंपिटेंट होते ही नहीं है, इनकम्पिटेंसी से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मैंने गलती से मार दिया, सॉरी। आप बताओ। होता है का क्या मतलब होता है? सारे माइनर के लिए होते हैं, हो सकता है सारी पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए, लेकिन एक पार्टी प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट, और वो भी क्या, सिर्फ माइनर। इनकम्पिटेंट में ल्यूनेटिक वगैरह ड्रंक वगैरह सब आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, कल आज जो बच्चे नहीं है बताना जरा, कल तोड़ूंगा उन्हें पकड़ के। ये मुझे कैसे पता होगा कि आपको कौन सा नहीं पता? आप सच बताओ, आप सच बताओ, कंपिटेंसी वाला मुश्किल था पहले ये बताओ आप, क्या कंपिटेंस आपको आराम से लगा है? आपको आराम से लगा था? हाँ तो मैं बायस हूँ ही नहीं। उसकी बातों का मतलब निकालने बैठा है यहाँ, पॉइंट पता नहीं है, कंफ्यूज हो यहाँ। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी जल्दी से बताइए। को एक्सटेंसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? साथ में, बढ़ेगी तो बढ़ेगी, कम होगी तो कम होगी। उसके बाद उसने कहा सेकेंडरी इन नेचर होता है जो श्योरिटी की लायबिलिटी होती है, और प्रिंसिपल जब डिफॉल्ट करेगा तभी उसकी लायबिलिटी अराइज होगी। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है वो आप समझाओगे मुझे। आप अभी पिटने से बच गए आप, तो मैं दूसरा मौका दूंगा आपको बचने का। तीसरा पॉइंट क्या है इसे हिंदी में बताइए। डेटा के कौन से डॉक्यूमेंट में फॉल्ट होगा भाई? दोबारा पढ़ो। जी हाँ, अब आपने सही बात बोली। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में, डेटर के डॉक्यूमेंट में नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर डिफॉल्ट है जिसकी वजह से डेटर लायबल नहीं होगा तो श्योरिटी भी लायबल नहीं होगा। ये है पूरी बात। एक तो लगेगा, आगे सेट हो, हाथ आगे करो जल्दी से, आगे चलो। फोर्थ पॉइंट समझाओ मुझे, बताओ, सही से बताना एक ही बार में। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? जी, इसका क्या मतलब? मतलब सर जो एग्रीमेंट बनाया उसमें पहले से लिखा हुआ है कि जो क्रेडिटर होता है वो श्योरिटी को भी पहले स्यू कर सकता है। अभी बता रहा हूँ, देखो रुक जाओ, आप बताओ क्या लिखा हुआ? अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं देख लो ना इस बात में किस किस को पीट सकता हूँ, पहले फंसा लूँ सबको मैं। उन्होंने ये कहा कि क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटी अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। इसका मतलब क्या है? एग्रीमेंट में नहीं होगा कि वो पहले श्योरिटी के बाद जाके, मतलब पहले तो वैसे डेटर से ही मांगेगा ना वो। हाँ, जब तक एग्रीमेंट में नहीं होगा कि वो श्योरिटी के बाद जाके। क्या ये सही कह रहा है? बहुत बढ़िया, क्या ये सही कह रहा है? नहीं, गलत कह रहा है। गलत कह रहा है तो सही बताओ। मैं फिर चुका हूँ। ये अगला पॉइंट है।
हाँ जी, जी हाँ, यही ऋषभ ने भी बोला था शायद। सही बात है, सही बात है, सही बात है, जी हाँ। अब देखो तुम, पूरी क्लास पिटेगी आज। हाँ लाओ, हाथ हटाना मत, ध्यान रखना, चिड़िया और दो दौड़ने तोड़ दूंगा हाथ। यही लिखा हुआ है, पूरी लॉ पढ़ा दी है। अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैरी टू द कॉन्ट्ररी का मतलब समझ में नहीं आया तुम्हें? हाँ दिखाओ जल्दी हैं। अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैरी टू द कॉन्ट्ररी का मतलब समझ में नहीं आया। यहाँ के काउंट ही नहीं होते ना। हाथ दिखाओ, आपने दिखाया मुझे, जल्दी एक ही हाथ। पहले किसमें पढ़े थे? अच्छा पिटे ही नहीं हो तुम, जब ही तो बिगड़ रहे हो तुम। हाँ भाई, कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी का मतलब समझ में नहीं आता। ओपोजिट कॉन्ट्रैक्ट तुमने नहीं बनाए हुए हैं इसके लिए। इसका मतलब एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ कहीं से भी कि मैं कभी भी श्योरिटी को पहले स्यू नहीं करूंगा। अगर ऐसा उल्टा नहीं लिखा हुआ तो तुम कर पाओगे। ये मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी का। लॉ पढ़ रहे हैं, अब तक ये समझ में नहीं आया। कौन सा हाथ था पहले? यही वाला दिखाओ, सेम हाथ होना चाहिए। टूट जाने तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दूसरा हाथ दिखाओ, मैं काउंट नहीं करूंगा, लेकिन काउंट नहीं करूंगा मार के, फिर इसमें मारूंगा दोबारा हैं? सर ये तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं काउंट नहीं करूंगा। अरे जल्दी करो भाई, 5 मिनट बाद। हाँ ठीक है, लाओ फिर आओ। बट कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी पहली बार आया है क्या ये? कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, बाद में नहीं आऊंगा मैं। जल्दी दिखाओ, जल्दी। नहीं यहाँ पे मार लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जल्दी दिखाओ, अरे दिखाओ जल्दी। क्या इससे पहले कहीं ये शब्द नहीं आया था? अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। इसका मतलब ये है कि आप श्योरिटी को पहले केस कर सकते हो अगर तुमने एग्रीमेंट में लिख दिया इसका ऑपोजिट कि श्योरिटी तुम्हें कभी भी पहले केस नहीं किया जाएगा, पहले हम प्रिंसिपल डेटर को ही केस करेंगे। ये मतलब होता है। ये तो तुमने ये बोला था, ये बोला था तुमने। हाँ रहने दो आप। अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी का मतलब समझ में आया? ये बहुत जगह लिखा हुआ है कि जो बात हम लिख रहे हैं ये सही रहेगी। अगर एग्रीमेंट में तुमने इसके ऑपोजिट लिखा हुआ है तो फिर हमारी बात झूठ हो जाएगी। इसका मतलब अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जो क्रेडिटर है वो कभी भी पहले केस श्योरिटी के ऊपर ना करके पहले प्रिंसिपल डेटर के ऊपर करेगा, तो उसे प्रिंसिपल डेटर के ऊपर ही करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं लिखा होगा तो हम ये कर सकते हैं। अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी वर्ड का मतलब होता है ऑपोजिट, और तुम क्या कह रहे हो? यही लिखा हुआ है। बात पूरी नहीं हुई ना, बात समझ पूरी नहीं हुई। आपको खुद अभी दोबारा बता के समझ में आ रहा है आपने क्या बताया? नहीं तो आप रिपीट करके देख रहे हो कि क्या पता सही लॉजिक बन जाए। और बन भी जाएगा तो तुम वापस तो मुझे मारोगे नहीं, है ना? कैसी बात कर रहे हो? चलो ये कहते हैं रिवोकेशन कैसे होगा। तो रिवोकेशन का पहला पॉइंट क्या है? पहले बता दो मेरे को ना, राइट और श्योरिटी नहीं समझ में आया, तभी आप ये पूछ कोई भी। नहीं, ये अब मैं मारने लगा तो तुम्हें समझ में नहीं आया है ना? अभी बताता हूँ तुम्हें, समझ नहीं आया, सिर्फ अगेंस्ट वो श्योरिटी। अभी बताता हूँ। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। मैंने कहा मान लीजिए मैंने कंटिन्यूइंग गारंटी दी। कंटिन्यूइंग गारंटी का पूरे 1 महीने तक आप शाम को कुछ भी सप्लाई कीजिए, उसके पैसे मैं दूंगा। क्या मेरी बात समझ? 5 दिन बाद मुझे पता चला शाम ने सिर्फ बीड़ी खरीदी और कुछ नहीं खरीदा। क्या मेरी बात समझ में? मैंने कहा गारंटी रिवोक कर लो आप। मैंने कहा कितने की बीड़ी खरीदी? कह रहा 5000 रुपये की 5 दिन के अंदर। मैंने कहा आगे से मत देना। उसने कहा ठीक है। 2 दिन और सप्लाई की उसने, 2000 रुपये की बीड़ी और सप्लाई कर दी। बताइए मैं कितने के लिए लायबल? 5000। ये तो सिंपल है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूअस गारंटी ऑन श्योरिटीज डेथ। अब सुनो जरा ध्यान से, कौन बच्चा बताएगा? आप बताएंगे, ठीक है। आपको वीडियो वाले एग्जांपल लिखना है, आप कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, कैसे एक दूसरे का हालचाल जानने लगे तुम? मैं हूं अभी क्लास में। पहले मुझे निकल तो जाने, तभी तो मेरी बुराई करना। कहीं देखो कितना मारा है।
श्योरिटी, सर पानी पी रहा है। पी लो भाई पी लो, आज तो जरूरत पड़ेगी, पी लो पी लो। आप बताएंगे। बचाओगे देख रहे हो कैसे 1/4/2024 को मैंने शॉप वाले को गारंटी दी, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने कहा भाई इसको आप सप्लाई करना कंटिन्यूइंग गारंटी। इसका नाम है, मान लीजिए मैंने कहा ये है आर्यन, ठीक है। इसने कहा हम सप्लाई करेंगे, इसको टेंशन वाली बात नहीं है। 10,000 रुपये का सामान जो है सप्लाई कर दिया ऑलरेडी, ठीक है, 10 तारीख तक। शॉर्टी से पहले शॉर्टी के बाद क्या चीज़? ये जो 10,000 का सप्लाई कर दिया शॉर्टी से पहले क्या शॉर्टी के बाद? सर हाथ में लगी ना दिमाग पे सर। दिमाग पे मारो। अब सुनो, अच्छा मैंने कहा मान लीजिए हर दिन 10 तारीख तक 10,000, इसका मतलब पर डे 10,000 का उसने सामान सप्लाई किया था, पर डे 1,000। क्या मेरी बात समझ में आती है? उन्हें नहीं पता था 6 तारीख को 6th of April को मेरी डेथ हो गई है, मतलब श्योरिटी की डेथ हो गई है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो सवाल आया श्योरिटी कितने के लिए लायबल, पहले आप बताएंगे। 6,000 के लिए। उसकी डेथ होने से पहले जितना अमाउंट 6,000 बताया था पर डे। हाँ 6,000। तो वैसे तो उसे पता ही नहीं था ना कि श्योरिटी की डेथ हो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, पॉइंट तो यही है। 10 तारीख को ही पता चला कि डेथ हुई है। 10 को पता चला। मरने के बाद बताएगा थोड़ी ना। लाइबल तो वैसे 6,000 भाई समरी में ही समझाया लिख के, 1 तारीख को गारंटी दी मैंने कि पर डे आप इसे सप्लाई करना है। 1,000 का सामान 10 दिन तक उसने सप्लाई किया, अमाउंट हो गई 10,000, लेकिन बीच में 6 तारीख को श्योरिटी की डेथ हो गई है। जी 6 को डेथ हुई है, 6 की शाम को डेथ हुई थी। इसको तो एक्स्ट्रा कह रही 5.5। बात बस इतनी सी है कि श्योरिटी लायबल होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। श्योरिटी का स्टेट लायबल होगा अगर कुछ छुटा है तो। वो 4,000 के मैंने आपसे पूछा श्योरिटी कितने के लिए लायबल होगा, तो आपका जवाब ना श्योरिटी तो लायबल होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। उसका स्टेट होगा। श्योरिटी के स्टेट इफ एनी का मतलब समझ में आता है, अगर छोड़कर गया तो मैं आपसे अच्छा आंसर की उम्मीद कर रहा था। सब काम बंद कर देते हैं साइलेंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो जवाब में थोड़ा सा सही तरीका लाएंगे और आप बोलेंगे श्योरिटी स्टेट विल बी लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स डन अप टू हिज डेथ। क्या मेरी बात सुनी? और इफ एनी, अगर असेट्स बची हुई हैं तो, ठीक है। हालांकि मैं सोच रहा था एक तो कम से कम पीटूं ही, पर चलो छोड़ो। बाय नोवेशन का कोई एग्जांपल दीजिए आप मुझे जल्दी से। कोई बात नहीं, बताओ। आपने कर दिया ना कि मेरे चाचा आए उन्होंने करने के लिए वो गारंटी दी अपनी की। कोई और एग्जांपल दीजिए। अगर चाचा वाला एग्जांपल समझ में आ गया तो आप एग्जांपल ड्राफ्ट कर सकते हैं, बताइए। मैंने क्लास रखी थी आज, मैंने कहा बच्चों को याद कराऊंगा, मैंने कोई फिर मैंने कहा इन्हें पहले याद दिला दूं कि इन्हें करना क्या है घर जाके, जो टाइम पास करते हैं ना। जी मैंने कोई स्टार्टअप खोला लाइक कैफे, तो उसमें मारा काम मैंने, हाँ फिर भी यहाँ पे कौन बताता है। ये इसे मारना बोलते मैं हैं इसमें ऐसे। मारता सर। आपने मेरे भी आपकी श्योरिटी वो मतलब वो लगी फर्नीचर वाली नहीं। सो मैं भी एक सेकंड, पहले से कंफ्यूज हो जाने दो, इसे पीट लो पहले मैं आज अच्छे से। मैं दे रहा हूँ। मैंने कोई किराने की दुकान खोली, आपने, ठीक। ठीक है उसे कराने पे आके वो ज़्यादा ही थी। उस पर जो भी सामान आता है कोई चीज़ जहाँ से आता है, आपने उसको श्योरिटी दी कि 1 महीने तक आप इसको सप्लाई करना, पैसे मैं दे दूँगा। मतलब कि अगर नहीं दिया तो मैं दे दूँगा। तो इसके बाद मेरा वो किराने
किनारे नहीं किराने किराने का जो दुकान है वो नहीं चला, उसके बाद मैंने उसे शिफ्ट करके कैफे में चलो आप। कैफे में से मतलब कर दिया। फिर उसके बाद जो वो उसके बाद क्या था, घर से याद करके आए थे क्या, कह रहे उसके बाद क्या था? उसके बाद फिर आप सोचते किराने की दुकान तक थे ना कि कोई भी सामान को बेचे वहाँ तक, फिर कैफे में तो खत्म हुआ, तो रिलेशन वहाँ हो गया, ऐसा। बिल्कुल सही है, क्या मेरी बात समझ में आती है? और अगर मैंने कहा मैंने कैफे वाले में भी श्योरिटी दे दी तो क्या डिस्चार्ज में आएगा नहीं आएगा? डिस्चार्ज में हाँ आएगा, आएगा। वहाँ से डिस्चार्ज हो गया। जी हाँ, पुराना वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था उससे जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। बहुत बढ़िया, ठीक। बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर में पहला पॉइंट क्या है? बाय वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब ये है कि अगर आप पीठ पीछे, किसके पीठ पीछे और कौन कौन आपस में अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कौन डिस्चार्ज, कैसे, क्या? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर अगर कोई भी वेरिएशन इन टर्म्स करते हैं तो उससे सब्सीक्वेंट ट्रांजैक्शंस उस वेरिएशन की डेट के बाद के लिए श्योरिटी लायबल नहीं होगा। उससे पहले होगा, उसके बाद नहीं होगा, ये क्या है? तो सही तो बोला, उससे पहले होगा, उसके ठीक बाद है, नहीं होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए उन्होंने जो टर्म्स में वेरिएशन किया उससे लायबिलिटी बढ़ नहीं रही थी, श्योरिटी की कम हो रही थी। फिर भी उसकी जब तक नॉलेज में नहीं आया था तब तक बोला। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, बहुत बढ़िया। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, वो कहते हैं अगर आप एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में आते, इसकी हिंदी बताना जरा मुझे, फर्स्ट और सेकंड की। मैं नहीं बताऊंगा, मतलब ये तो कल मैंने बता दी थी। पहले आप बताएंगे इन दोनों की हिंदी, दोनों पॉइंट्स की। पहले पहले वाले पॉइंट की हिंदी बताओ। मतलब वो प्रिंसिपल डेटर के साथ उस क्रेडिटर ने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जिससे वो पुराने वाले से डिस्चार्ज हो गया। जैसे कि मतलब अभी शाम को बताया था ना, वो पहले किराने की दुकान चलाता था, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि चिप्स वगैरह सप्लाई करोगे, फिर वो उससे शिफ्ट होके कैफे वगैरह। बहुत बढ़िया, मतलब बड़ा मज़ेदार। हिंदी तुमने सही बताई लेकिन एग्जाम्पल कर बताया, एक तो लगेगा जल्दी से। कौन से वाले हाथ पे लग रहा था पहले? इस पे लो लो लो। किस पे मारोगे? पहले किस पे लग रहा था? इस पे। मैं तो उस पे वैसे ही मारूंगा, काउंट नहीं होगा। लेकिन तो इस तो आप ध्यान रखो ना पहले किस पे लगा था, हैं? एग्जाम्पल ये था इसमें। तो जैसे पैसे देने की कोई बात होती है, उसमें जब प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर वो करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें क्रेडिटर कहता है कि अब प्रिंसिपल डेटर उसके लिए लायबल नहीं रहेगा और श्योरिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगी क्योंकि मैं श्योरिटी से पैसे लूंगा। तो अगर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी हट गई तो श्योरिटी की ऑटोमेटिक हो जाती है। जो नया कॉन्ट्रैक्ट बना है, ठीक बताया, लेकिन बाकी को समझ में नहीं आया होगा। बताओ इसका एग्जाम्पल। नहीं, आप बताओ। एग्जाम्पल से बताऊं? हाँ, आपकी मदर श्योरिटी उन्होंने एक सोच समझ के एग्जाम्पल देना आप तुम। ऐसी बात, हाँ, बिल्डिंग के ओनर है, उनको श्योरिटी दी कि मिस्टर दीपक इस स्पेस को छाछ बना रहे हैं। सिर्फ एजुकेशन के लिए यूज करेंगे, ठीक है? लेकिन आप और ओनर आपस में कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लेते हो कि नहीं मैं यहाँ पे कैफे खोल लेता हूँ, बट श्योरिटी को इस बारे में बताया नहीं गया था, तो श्योरिटी लायबल नहीं होगी। बहुत सुंदर, पिटेंगे ये अभी। बताऊंगा अभी कैसे गलत है। कितने शरीफ बच्चे हैं। क्या मैं नहीं शरीफ नहीं हो तुम? नहीं आया तो पूछते ना तुम आके सबसे पहले। पढ़ते हो घर पे? लाओ टाइम मत लगाओ भाई, 2 लगेंगे अब। हाँ जी, एग्जाम्पल दो। सिम्मी जी पहले से पहले नहीं पता तो भाई आके पूछ लिया करो, अगर आप पढ़ाई करते हो घर पे जाके। पता है क्या कह रहे हैं? हाँ ट्राई करो ना, हाथ में बताओ। बहुत बढ़िया, यही तो सब बताने की कोशिश कर रहे हैं गधे।
इस पॉइंट के अंदर पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए पहले आपने श्योरिटी ने गारंटी दी थी, उसके बाद प्रिंसिपल डेटर और जो क्रेडिटर है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है कि अब से तुम लायबल नहीं हो, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट होके किसी नई लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे, पहले उन्होंने बोला था तुम लायबल हो और आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो रिलीज का कि जाओ अब से तुम लायबल नहीं हो। मकान मालिक ने बोला कि अब से तुम इस किराए के लिए लायबल नहीं हो, तो अगर नया कॉन्ट्रैक्ट बना के रिटर्न में उसने बोला है कि तुम अब से लायबल नहीं हो, तो इसका मतलब श्योरिटी से भी बोल दिया है इनडायरेक्टली। इन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट बना दिया किसी और चीज के लिए, यहां पर जो नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो सिर्फ रिलीज करने के लिए बन रहा है कि अब से तुम लायबल नहीं हो। तो अगर क्रेडिटर डेटर से बोल रहा है अब से तुम लायबल नहीं हो, तो इसका मतलब श्योरिटी भी लायबल नहीं रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? फिर आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। डज एनी एक्ट और ओमिशन द लीगल कंसिक्वेंस ऑफ व्हिच दे डिस्चार्ज द प्रिंसिपल डेटर? बताइए, इस बार हम यहां से शुरू करेंगे। सितंबर अटेम्प्ट जब पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ नहीं रहे घर जाके हैं। पॉइंट पढ़ो, आता है? बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल और पॉइंट दोनों। भाई पॉइंट आता तब तो आप एग्जाम्पल फ्रेम कर पाओगे। जो 2 बच्चे आज नहीं आए ना, उन्हें कल बोलना कि भाई हाथ पे तेल वेल कुछ लगा के आना, सिकाई विकाई करके आना पहले से। मुझे पता है ये वाले पॉइंट्स को नहीं बता पाएंगे और बैकअप में दूंगा नहीं। और आप कितने अच्छे दोस्त हैं मैं जानता हूँ, बताना मत कि पूछेंगे सर, ठीक है? बोल देना ऐसे ही बस रिवाइज कराया था, जाके कभी बुराई करने लगो। हाँ बहुत मारा है, पता नहीं क्या है और कोई काम हम नहीं है। चलो इसकी बारी है। किससे? आपसे पूछा था मैंने। मैंने बोला था कि किताबें 3 पर्सन है किसी। हाँ देखो सेम नहीं इसमें नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ये वाला बता दो उससे क्या है। 1 मिनट। इसका मतलब क्या है? हेडलाइन LIEU लीव का मतलब बदले में। हाँ स्टार्ट करो बिल्कुल। 3 पर्सन है किसी हम्म और एक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि फॉर प्रोडक्शन के लेकर के किसी गुड्स का और जिसकी गारंटी सिग्नेट है हम्म। तो जो बी का काम था होता है कि वो ए को रॉ मटेरियल सप्लाई करे। बिल्कुल सही जा रहे हो आप, क्या सही बात है ये? यस। कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन क्रेडिटर की तरफ से जो डेटर की लायबिलिटी अराइज ही नहीं होने दे रहा है, जैसे प्रिंसिपल क्रेडिटर ने बोला था कि मेरा घर बना दीजिए, गुड्स बना देना, रॉ मटेरियल मैं दूंगा, तो पहले क्रेडिटर को रॉ मटेरियल सप्लाई करना था, तब जो डेटर है उसकी लायबिलिटी आती थी घर बनाने की। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसने कहा रॉ मटेरियल ही सप्लाई नहीं किया तो डेटर की लायबिलिटी आई नहीं और इसलिए श्योरिटी क्या हो गया? डिस्चार्ज। बताइए जरा फटाफट से कोई और एग्जाम्पल इसका, अगर समझ में आ गया। समझ में आ गया तो हाँ बताओ। मैंने आपने शॉप खोली और मैंने एक बुक वाले से कहा कि आप बुक लेके आना, तो मैं उसे कहीं और सप्लाई करूँ। ठीक है। मैंने तो जहाँ सप्लाई किया था मैंने उससे कॉन्टेक्ट किया था कि मेरे पास जो बुक आएगा तो मैं आपको बुक दूंगा, और उसकी गारंटी श्योरिटी मेरे दोस्त ने दी थी। तो सामने वाले ने मेरे को बुक दिया ही, तो मैंने उससे सप्लाई। बिल्कुल सही, समझ में आता है? ठीक। इस वाले केस में 2 पॉइंट हैं टू गिव टाइम वाले में। एक में जब हम टाइम ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा का मतलब जब क्रेडिटर ज़्यादा टाइम देता है प्रिंसिपल किसको? डेटर को, तो एक वाले केस में तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा और एक में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। कब? एक में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा जब श्योरिटी को इस बात की मतलब नॉलेज में नहीं आएगा कि उसको मतलब जो क्रेडिटर है उसने प्रिंसिपल डेटर को टाइम दे दिया है। अगर श्योरिटी गलत। 1 मिनट। 2 पॉइंट है। हाँ इसके अंदर 2 पॉइंट है। मतलब अगर प्रिंसिपल क्रेडिटर समय दे किसको? डेटर को, ज़्यादा ड्यू डेट आने के बाद भी ज़्यादा, तो श्योरिटी डिस्चार्ज एक बार हो जाएगा और एक बार नहीं हो पाएगा। 2 बच्चे मिलके पिटने के लिए। बताओ सर। बताओ। तो अगर श्योरिटी को हाँ वैसे नहीं पता है तो वो लायबल नहीं होगा। जो तो मैं बोला, मैंने 2 बच्चे पिट गए, पिटेंगे। हाँ जी आप बताइए, कौन है? अच्छा तुम बुला से
गलत ना, गलत। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया गया है कि इतने टाइम पीरियड के लिए श्योरिटी लायबल होगा, बट उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में गलत श्योरिटी को पता गलत गलत। हाँ बताइए। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सी उसकी श्योरिटी थी, जी हाँ। ठीक है। ए को पैसे देने थे बी को 2 महीने बाद, लेकिन बी ने एक महीना एक्स्ट्रा दे दिया, कोई बात नहीं आप 1 महीने बाद दे देना। तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। रुक जाओ अभी, रुक जाओ लेकिन आगे। लेकिन अगर ये बात श्योरिटी को भी पता थी, लेकिन बी ने ये बात ए को भी बता दी, सी को भी बता दी कि 1 महीना एक्स्ट्रा दिया है, तो श्योरिटी लायबल होगा। गलत और सारे बच्चे गलत। कारण बताता हूं मैं आपको, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्रेडिटर और डेटर के बीच में, क्या मेरी बात समझ में आती है, तो श्योरिटी डिस्चार्ज होगा। लेकिन अगर क्रेडिटर किसी थर्ड पार्टी को बोले कि भाई मैं डेटर को ज्यादा समय दे रहा हूं, याद करो इसका एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको। ये चीज मैंने आपसे पूछी थी, जो मैंने बोली वो आपने बोला था हाँ सही है। सर तो मैंने तो सिर्फ उसको बताया डिस्चार्ज कब होगा। पक्की बात है, पक्की बात है। आपने क्या मैंने तो सिर्फ डिस्चार्ज का बताया था। क्या मेरी बात समझ में आती है? आप सभी ने जो जवाब दिया वो भी सही है। अगर श्योरिटी को पता था तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, श्योरिटी को पता था तो उसे रिवोक कर लेनी चाहिए थी, और अगर श्योरिटी को नहीं पता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि अगर जो आपका क्रेडिटर है वो टाइम एक्स्ट्रा देने का कॉन्ट्रैक्ट डेटर से ना कर से किसी थर्ड पार्टी से कर रहा है, तो उसे श्योरिटी का कोई भी राइट इफेक्ट नहीं होगा। ये मैंने क्या कल बताया था आपको, इसे याद रखेंगे आप आगे से, ठीक है। और ये वाला पॉइंट बाकी बच्चों को मत बताना जो आज नहीं आए। ये लिखा हुआ है श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद द थर्ड पर्सन टू गिव द। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, मैंने कहा और कोई अच्छा सा पॉइंट पूछूंगा मैं। हाँ, सी पॉइंट बताइए। अभी काम आ रहा मैंने आपको, अब मैं पाऊंगा। एग्जाम्पल भी आपके सामने है, अगर एग्जाम्पल से पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, बताओ। ठीक है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें श्योरिटी 1 और श्योरिटी 2 दोनों साथ में, मतलब नाम लिखे मैंने कि श्योरिटी 1 और श्योरिटी 2 साथ में थे। श्योरिटी अगर जब टाइम एक्सपायर हो जाता है उसके बाद अगर श्योरिटी 1 ने मना कर दिया तो श्योरिटी 2 भी लायबल नहीं होगी। कंडीशन ये लगानी है आपको, अगर श्योरिटी 1 ये कह रहा है कि अगर श्योरिटी 2 आएगा तो हम यहाँ पर क्या है श्योरिटी बन जाएंगे, और फिर श्योरिटी 2 ने मना कर दिया, तो पहले एक्सप्रेस बोल दिया था उसने कि अगर ये वाला साथ में आएगा तो मैं इसकी श्योरिटी हूँ, और वो नहीं आ रहा तो श्योरिटी नहीं है, ऐसे बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आते हैं राइट्स ऑफ श्योरिटी, जिसमें राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर, और राइट में सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? सब्रोगेशन। बहुत बढ़िया, आप बताइए। आप कह रहे थे ना आप थर्ड पार्टी बताने वाले थे, तो सब्रोगेशन बताओ, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। हाँ, शूज वाला, लेकिन पॉइंट एग्जांपल बताइए। ये ध्यान रखना, अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर के रेफरेंस में समझाना है आपको, क्योंकि रेफरेंस अलग हो जाता है समझाने का। अगर प्रिंसिपल अगर क्रेडिटर के अगेंस्ट है तो रेफरेंस अलग होगा समझाने का, और डेटर के अगेंस्ट है तो रेफरेंस अलग होगा। सोच लीजिए तब तक। आसान है ये तो, है ना? बहुत बढ़िया, आसान है ये तो। ठीक है, और बी क्रेडिटर होगा और ए डेटर होगा। हाँ, देखो कितना आसान है। हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब घर चले गए वो कॉन्ट्रैक्ट करके, कह रहे हाँ। सेब्रोगेशन नहीं पता आपको? सेब्रोगेशन समझा दो, छोड़ो आप इसको। हाँ,
इंक्रीज डिक्रीज तो सेब्रोगेशन में नहीं आता, तो अगर उसकी हड्डी भी ग्रेविटी अगर चली ये भी नहीं आता। सेब्रोगेशन एक अलग चीज़ होती है। श्याम बताएगा। शूज, जूते ही पड़ेंगे तुम्हें नालायक हो। नहीं मतलब ये था ना कि जो उसका हक है वो उसका भी अच्छा है, जो प्रिंसिपल का है। हाँ, और कोई भी जवाब ही तो हो गया। वही श्योरिटी का भी है, जो प्रिंसिपल का है वो श्योरिटी का भी है सेम। हक एग्जाम्पल से समझाओ ज़रा, एक मिनट बता रहा है वो। एग्जाम्पल बनाया नहीं लाइक चलो अगर आपने सही एग्जाम्पल बना दिया तो दोनों को छोड़ दूंगा, और गलत बनाया दोनों पिटोगे। मैं बताऊँगा बताओ। नहीं आधा से ना ना, अभी कंडीशन है, या तो आप अपने आप बताने का जिम्मा उठाओ या उसके ऊपर डाल दो, जल्दी बताओ। तो हम मारोगे। हाँ, और सही हुआ तो छोड़ दूंगा। आपने पेंसिल लोन लिया, हाँ ठीक है, और शाम में श्योरिटी लिया, हाँ मेरी है, हाँ चलो। चलो शाम में पेंसिल लोन लिया, आपने इसकी श्योरिटी, नहीं नहीं सही है, मैंने ही लोन लिया, शाम ने श्योरिटी दी। बताओ। उसके बाद आप मतलब पे नहीं कर पाए लोन, हाँ आपके वहाँ पे ना वो पैसे जमा थे, वहाँ पे 3 लाख रुपए मैं बता रही हूँ तो पैसे जमा थे और पैसे ही लिए मैंने। रखे रहे पैसे, ठीक है मैं भी बना सकता हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा पहले अंडरलाइन करने आपने बताया था, तो अगर मैं गलत बता रही हूँ तो ये आपकी वजह से है। हाँ सही है। तो आप पे नहीं कर पाए तो शाम में वो लोन पे कर रहे हो तो 3 लाख रुपए वो भी शाम में। यस सही है। अब मैं वोट कराता हूँ, देखो इस बेस पे कितने बच्चे पिटेंगे आज क्लास में। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये। इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो सही है। हाँ नहीं क्या है मैडम? हाँ जी, इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया क्या वो सही है? कुछ हद तक हाँ मतलब इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ, नॉट सेब्रोगेशन। सेब्रोगेशन का मतलब यह है कि आपने कोई चीज गिरवी रखी थी, आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट दे दी है, अगर उसने वो गिरवी वाली चीज बेच दी है या वो गिरवी वाली चीज बेची नहीं है, मैंने पूरी पेमेंट दे दी। एक गधा गिरवी रखा था, मान लीजिए फाउंडेशन में पड़ता था, क्या मेरी बात समझ में आती है? तो वो गधा अब किसका हो जाएगा? श्योरिटी का। इसे बोलते हैं किसी और के शूज में। और जो आपने पॉइंट बताया वो भी सही है, लेकिन वो सेटलमेंट को लेके, सेट ऑफ को लेके, कि क्या श्योरिटी सेट ऑफ क्लेम कर सकता है प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे? आंसर इज यस। अगर कोई पैसे प्रिंसिपल डेटर को लेने हैं किससे? क्रेडिटर से। हालांकि आता ये भी सेब्रोगेशन में ही है कि अधिकार हो जाते हैं शूज में आने के। वो अधिकार किसी सेट ऑफ को लेके भी हो सकते हैं, किसी गुड्स को वापस लेने के लिए भी हो सकते हैं। तो गलती से सही था ये। तो इसके अंदर स्पेसिफिकली सिर्फ वो चीज आती है जो गिरवी रखी सामान के लिए आप कंटेक्स्ट में एग्जांपल दोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली उसका नाम रखा गया है सेट ऑफ। पहले मेरी गलती बता रहे थे तुम। है। एक आपने एग्जांपल बताया था कि लोन लिया है वहाँ पे ज्वेलरी गिरवी रखी हाँ। है तो वो शॉर्टी मिल जाएगा, शॉर्टी मना कर दे कि मुझे चाहिए। अरे इससे अच्छा बेवकूफ श्योरिटी कहाँ मिलेगा? बैंक है भाई साहब, ठीक है गो। वो बैंक के पास जाएगी, डेट डेटर मांगे तो डेटर को मिल जाएगी, और फिर मांगेंगे उसी के पास। उसी के पास रहेगी। ऐसा लेकिन होगा नहीं। श्योरिटी भी मांगना बेवकूफ थोड़ी होगा श्योरिटी। नहीं, सर मेरा मतलब डाउट तब से इशू हुआ है, मतलब जो पैसे श्योरिटी ने दी थी जब प्रिंसिपल डेटर नॉन परफॉर्मेंस हुआ तो अब श्योरिटी स्यू कर सकता है प्रिंसिपल? जी हाँ, इसी को तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या था? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या था ये बताओ एग्जांपल दे दी थी आपको। जी। अच्छा मुझे समझा रहे थे, ठीक है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल डेटर अंडरटेक करता है कि जो भी पेमेंट श्योरिटी करेगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर, चाहे रिटर्न में है या नहीं है, उसके लिए लायबल होगा प्रिंसिपल डेटर। और मैंने पॉइंट भी बताया था, अगर श्योरिटी ने पूरी अमाउंट दी, केस करने पे वकील के पैसे लगे, ब्याज दिया, सब कुछ के पैसे वो किससे रिकवर करेगा? डेटर से। ये हमने बताया था आपको। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। सेब्रोगेशन हो गया है। इंडेमनीफाई वाला पॉइंट यही है, इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी। कौन करेगा? डेटर करेगा। कौन करेगा? डेटर करेगा। इंडेमनीफाई वर्ड का मतलब समझा? भरपाई। किस चीज की भरपाई? जो पैसे श्योरिटी ने दिए हैं, जो ब्याज श्योरिटी ने दिया है, और जो भी लीगल एक्सपेंसेस श्योरिटी के रिकवर हुए हैं, ठीक है, उसमें से। अगेंस्ट क्रेडिटर में आया श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर सिक्योरिटी। ये किसके अगेंस्ट है? क्रेडिटर के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट है? कि क्रेडिटर तुमसे ले लूंगा मैं। वहां पर मैं डेटर के कंटेक्स्ट में समझा रहा था कि डेटर जो तुमने सामान वहां रखा हुआ है ना, वो सामान मैं ले लूंगा तुम्हारे बिहाफ पे। ये मतलब इस तरीके से समझाओगे। और जब अगेंस्ट क्रेडिटर बोलोगे तो बोलोगे जब मैं पेमेंट कर दूंगा क्रेडिटर तुमसे मैं छीन लूंगा। वहां पर मैं डेटर की बात नहीं करूंगा। यहां पर मैं डेटर से बोलूंगा जो तुम्हारा सामान है वो मैं क्रेडिटर से ले लूंगा। अब
ये किसके कंटेक्स्ट में हुआ? डेटर के कंटेक्स्ट में। और अगर बोल रहे क्रेडिटर तो फिर डेटर को हटा दो पिक्चर से, मैं क्रेडिटर से बोलूंगा जो भी सामान तुम्हारे पास है उसका उसे मैं ले लूंगा। क्या मेरी बात समझ? इसे अगेंस्ट बोलते हैं। अगेंस्ट का मतलब क्या है जी? जो जैसे कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सी श्योरिटी था, कोई सप्लाई वाला जिसको कोई फूड सप्लाई किया हो, ठीक है। जब टाइम खत्म हो गया तो श्योरिटी की प्रिंसिपल डेटर की रिस्पांसिबिलिटी है पैसे जाके देने की, क्रेडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है पैसे लेने की, मांगने की। मांगने जी की, हाँ। क्रेडिटर। जी हाँ, आपको अपने पैसे मांगने पड़ेंगे तभी कोई देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बी पॉइंट सेट ऑफ समझ में आ गया आपको, बड़ा आसान है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रिडक्शन कैसे है? मैंने कहा इंसॉल्वेंट हो गया था प्रिंसिपल डेटर और उससे 25% पैसा मिल गया है, तो क्या जो रिडक्शन हुई है क्लेम में, क्या श्योरिटी 75% देगा या 100% देगा? ये था रिडक्शन में एग्जाम्पल। तो पॉइंट का एग्जाम्पल याद रखना कि कौन सा वाला एग्जाम्पल था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आए, हाँ हाँ, ये तो मैंने पहले बोला। क्या मैंने समझ जी नहीं, होमवर्क दिया है मैंने आज। और कितने बच्चे पढ़ के आए हैं नहीं ये बताओ पहले तो मुझे। पढ़ के ही नहीं आए, पढ़ के ही नहीं आए। अरे हेडिंग बता दो दोनों की, हेडिंग बता दो। एक में जो लाइबिलिटी होती है वो इक्वली होती है, और एक में जिसमें एग्री किया रहता है जितना शेयर में शेयर। पढ़ा था? झूठ मत बोलना, पक्की बात है? नहीं पढ़ा था, बहुत बढ़िया। मैं जब बोल रहा हूँ श्याम आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ाई में ध्यान देना है। मैं आपकी गलती को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको करेक्ट करना है ये। इससे पहले भी 2-3 बार बोल चुका हूँ, लेकिन मैंने आपकी पिटाई नहीं की है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको गलत साबित करना चाह रहा हूँ या आप ठीक करें इस चीज़ को, ये बोल रहा हूँ। बस बात खत्म होती है। पढ़ाई नहीं है भाई, नहीं पढ़ा है। एक का मतलब क्या होता है? पढ़ाई नहीं है। क्या मैं आपसे भी बोलता हूँ कि आप घर पे जाके पढ़ते नहीं हैं? बार बार मैं ये चीज़ रिपीट करता हूँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मुझे अच्छा लगता है, आपको सुधरना चाहिए, सुधरना चाहिए। जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसे घर पे जाके पढ़िए। अगर ये चीज़ें अभी दिमाग में नहीं बैठी है तो एग्जाम में गलती ही करोगे, MCQ में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्यों? क्यों? हाँ, कारण बताओ आप। यहाँ से आप गए, कितने बजे पहुँच गए थे घर? हाँ, 4 बजे घर पहुँच गए थे। अब 4 बजे के बाद तुम आज आए हो सुबह 9 बजे। घंटे काउंट कर लीजिए कितने होते हैं? 21 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 21। 3 घंटे अगर हटा दो तो ऑलमोस्ट 24 घंटे। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब और उसके बाद मैंने 2 लाइन का होमवर्क दिया है पढ़ने के लिए, आपको लिखने का तो कुछ था ही नहीं। तो अगर बच्चा वो भी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, पढ़ाई तो प्रायोरिटी पे है ही नहीं घर पे, और प्रायोरिटी छोड़िए लास्ट लिस्ट में भी नहीं है। तो ये आपको जीवन में कहाँ ले जाएगी, आपको सोचना चाहिए इस बारे में। और क्लास में ऐसे कुछ तो बच्चे होंगे ना जो घर पे जाके पढ़ रहे हैं, तो वो तो आप अभी डिस्टेंस क्रिएट कर लोगे मार्क्स में। ऐसा क्यों होगा कि कुछ बच्चों के ज़्यादा नंबर आएंगे और कुछ बच्चों के कम नंबर आएंगे? क्योंकि आप डिफरेंस अभी से क्रिएट कर रहे हो। मेरी बात समझ में आती है? जैसे एक प्लेयर है, वो बास्केटबॉल खेलता है, लंबा लंबा सा, क्या नाम है उसका, जो बहुत लेजेंड है, लेब्रॉन जेम्स, ऐसे लेब्रॉन जेम्स। मतलब दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्समैन है वो। हम सोच भी नहीं सकते इतनी अमाउंट उन्हें मिलती है। रोनाल्डो वगैरह से भी ज़्यादा एक टाइम पे अमाउंट मिलती थी उसको। अब मुझे जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं उनके इंटरव्यू सुनने में बड़ा मजा आता है कि ये लोग क्या करते थे। तो उसने कहा कि मैं सुबह 4 बजे, उसने प्रैक्टिस सेशन सुना है सुबह 11 बजे तक, कह रहा सुबह 4 बजे उठता हूँ मैं और पहले 1.5 घंटे का प्रैक्टिस सेशन करता हूँ। क्या मेरी बात समझ में? फिर वॉक पे गया, फिर मील ली, फिर एक और प्रैक्टिस सेशन किया, फिर वॉक किया, फिर मील ली, फिर आराम किया, फिर एक और। कह रहा 11 बजे तक जब तक लोग सो के उठते हैं मेरे 3 प्रैक्टिस सेशन खत्म हो जाते हैं। इस तरीके से ओवर द टाइम पीरियड मेरे आसपास कोई आया ही नहीं, क्योंकि प्रोसेस में गैप क्रिएट किया था मैंने। ये नहीं कि अचानक से मैं जीत रहा और मेरे ऊपर कोई शक्ति आए या कुछ भी है, नहीं। उससे भी लंबे लंबे बहुत सारे प्लेयर थे, लेकिन वही टॉप पे क्यों रहा? कह रहा स्टार्टिंग से हुसैन बोल्ट के आप इंटरव्यू सुन लीजिए कैसे हुआ भाई, उनकी ट्रेनिंग। अब मैं तो आपसे नहीं बोल रहा 4 बजे उठ जाइए, मैंने आपसे कहा है कि अगर डेली बेसिस पर आपसे ज्यादा आपकी क्लास में ही कोई बच्चा पढ़ रहा है तो ये तो हमारे लिए खराब बात है, क्योंकि हम ये डिफरेंस अभी से क्रिएट कर रहे हैं कि एक बच्चा घर पे जाके पढ़ रहा है, पहले होमवर्क करता है, उसे समझने की कोशिश कर रहा है, डाउट पूछ रहा है अभी से डेली बेसिस पर। और अगर ये चीज अभी नहीं सुधरी तो सिलेबस आगे चलता चला जाएगा, तो गैप देखो कितना बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में? तो और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, स्पेशली इस बैच से, कि मुझे मार्क्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिले। जब मैं बोल रहा हूं आपसे कि जो चीजें पढ़ाई जा रही है वही आएंगी आपके पेपर में, तो आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो पढ़ाया जा रहा है उसे घर पे जाके रिवाइज करना है, एग्जाम्पल फ्रेम करने की कोशिश करनी है। और कोई भी डाउट आ रहा है आप मेरे से आके पूछिए, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 4 घंटे पहले, कभी मना नहीं किया जाएगा आपको किसी चीज के लिए। अगर सारे ऑप्शंस होते हुए भी अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो ये आपके रिजल्ट को
मतलब समझ के जाइए बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉर्मल रिजल्ट की तरफ लेते आ रहा है और आपको मज़ा नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 400 में से 200 पे पास होता है, कोई बच्चा 205 ले आया तो पास तो हो ही जाते हैं। और हम भी जैसे क्लास में बोल देते हैं ऐसे कि भाई पास ही तो होना था तुम्हें इंटरमीडिएट में, तो लेकिन जिस बच्चे के 300 आए उसे जरा पूछ के देखेगा, आज तक भी रिजल्ट बताता होगा मेरे 300 प्लस आए थे। पेरेंट्स भी मतलब प्राउड फील करते होगा देखो 300 प्लस आए थे। क्या मेरी बात समझ में आती है? मेरी बात समझ में आती है? तो जो आप अभी कर रहे हैं घर जाके, ये गैप क्रिएट कर रहा है आपके बहुत अच्छे मार्क्स में और बहुत एवरेज मार्क्स की तरफ आपको लेके आ रहा है। और इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो काम आपको दिया जा रहा है घर जाके ईमानदारी से जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़िए, उसे भी रिवाइज करिए और जो दिया जा रहा है उसे भी करिए। होमवर्क का मतलब ये नहीं होता कि अकाउंट के सर ने 4 क्वेश्चन दिए थे और हम करके ले आइए, होमवर्क नहीं होता भाई। थियोरेटिकल चीज़ों को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। क्या समझ में आया आपको? घर जाके एग्जाम्पल पढ़ रहे थे तो क्या समझ में आया था? जब सर ने बताया था तब तो समझ में आ गया। ऐसा 12th में भी होता था, याद करो जब केस स्टडी में पढ़ता था, आप कहते थे आप पढ़ाओ केस स्टडी, मैं कहता था आप खुद पढ़ो, कह रहे नहीं आप पढ़ दो हम बता देंगे। ऐसा होता था नहीं होता था? होता था, क्योंकि घर जाके पढ़ने की हैबिट नहीं थी। उस समय मैंने आपको बहुत ज़्यादा काम क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस समय आप स्कूल जाते थे, लेकिन अब तो नहीं जाते हैं। एक क्लास खत्म होने के बाद 21-21 घंटे का अगर क्लास में गैप है 20-20 घंटे का, तो आई डोंट थिंक कि कोई एक्सक्यूज़ होना चाहिए आपके पास कि आपने घर जाके क्यों नहीं पढ़ा, आपने घर जाके होमवर्क क्यों नहीं किया। और ये बात मुझे पेरेंट्स तक ले जाने में खुद ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ऑलरेडी परेशान है। अगर एक उनकी होप पॉजिटिव कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची पढ़ाई कर रही है और आगे जाके सक्सेसफुल बनेगा या बनेगी, उसमें भी मैं डिस्कशन कर लूँ कि बच्चा सही नहीं ट्रैक पे नहीं है, घर जाके पढ़ाई नहीं कर रहा, तो एक छोटा सा जो उम्मीद और रिलीफ है पेरेंट्स के हाथ में, वो भी चला जाएगा उनके हाथ से। क्या मेरी बात समझ में? और आपको क्या बहुत ज़्यादा कुछ अलग करना है क्या? नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है उसे सीरियस तरीके से पढ़ना है। होमवर्क तो सभी करते हैं, कोई बच्चा क्लास में ऐसा होमवर्क करके नहीं आएगा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता क्लास में होमवर्क करके ना आए। 1-2 ओकेजन हो जाते, सर होमवर्क चेक करते हैं, करके लाते हो आप लोग होमवर्क? हाँ, तो होमवर्क तो सब करते हैं। आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा रहा है, घर जाके कोशिश कर रहे हो उससे भिड़ने की। अभी क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या लैंग्वेज है, उसमें एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? क्या फाउंडेशन तक ही पढ़ने के लिए कोर्स ज्वाइन किया है क्या आपने? नहीं, स्टडी मैट को रीड करिए, इसके एग्जाम्पल्स को रीड करिए, और जो एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे वो एग्जाम्पल्स की लैंग्वेज से होंगे, मेरे वाले नहीं होंगे कि मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया है। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। आज आप जाएंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे, कल क्लास के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में जो मुझे पढ़ाना है, अगला वाला एक्ट में वो पढ़ाऊंगा, और उसके बाद एक और क्लास आपकी लूंगा मैं, जिसमें आप मुझसे पहले डाउट पूछिए आधे घंटे, या क्लास से पहले आके पूछिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि कहाँ कहाँ आपको डाउट हो सकता है, उस पर आपसे एग्जाम्पल्स फ्रेम कराऊंगा। कोई पिटाई नहीं होगी आपकी, लेकिन आप ईमानदारी से करेंगे इस काम को। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। अब इनको जो मैंने होमवर्क दिया था, बताओ ज़रा पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा? पढ़ाया आपने? कुछ नहीं आया समझ में? आया मतलब इतना अच्छे से नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ। जैसे कि मैंने कहा कॉस्ट श्योरिटी लायबल होता है कंट्रीब्यूट करने के लिए। कैसे? इक्वली। पता है कब होगा? जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं 2 कॉस्ट श्योरिटी है, मैंने कहा था 3 लाख के लिए तुम्हें दे रहे हैं हम गारंटी, 1 लाख के लिए ए दे रहा है, 2 लाख के लिए बी दे रहा है, तो क्या इक्वली लायबल होंगे क्या? नहीं। उसने कहा जब भी कोई भी एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी नहीं होगा। मतलब समझ में आया इसका? कि अगर आपने इक्वली की जगह कोई और रेशियो तब तक डिसाइड नहीं किया होगा, तब तक आंसर क्या रहेगा? इक्वली। क्या मेरी बात समझ में आती है? पढ़ते हैं एक बार एग्जांपल। पहले एक बार लैंग्वेज पढ़ाता हूं आपको, देखिए। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, इसका मतलब ही यही होता है अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। अगर उल्टा आपने कुछ नहीं लिखा हुआ है, ईच श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट। कैसे? इक्वली। ये आपने शायद एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह में भी पढ़ा होगा कि एक पार्टनर आता है तो बाकी के पार्टनर्स कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर इक्वली है तो, अगर कोई रेशियो डिसाइडेड है तो उस रेशियो में, और रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो कैपिटल के रेशियो में, या इक्वली जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फॉर डिस्चार्ज ऑफ होल डेट और पार्ट ऑफ द डेट रिमेन्स अनपेड बाय द डेटर। जैसे कि ABC श्योरिटी है डी के लिए फॉर द सम ऑफ रुपीज 3 लाख। ई मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट, ABC लायबल होंगे। अगर उनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे? 1 लाख रुपए ईच देंगे। मैंने कहा मान लीजिए इस 3 लाख में से 2 लाख की पेमेंट कर दी उसने, तो बचा कितना? 1 लाख में डिफॉल्ट कर दिया। अब ABC कितने कितने के लिए लायबल होंगे? 1 लाख डिवाइड बाय 33,333 रुपये के लिए लायबल होंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? 1/3 के लिए लायबल होंगे तीनों। समझ में आई मेरी बात? तो यही लिखा हुआ है, होल डेट अगर की डिफॉल्ट हो रही है तो होल डेट को डिवाइड बाय जितने भी कोश्योरिटी हैं वो, और अगर रिमेनिंग पार्ट है तो रिमेनिंग के लिए। क्या मेरी बात समझ के? सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ो। कह रहे ABC और श्योरिटी है डी के फॉर द सम ऑफ रुपीज 1 लाख लेंट टू E एंड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन A, B, C दैट A इज रिस्पॉन्सिबल टू द एक्सटेंट ऑफ 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर वर्ड का मतलब समझ में आता है 1/4 के लिए। B टू द एक्सटेंट ऑफ 1 क्वार्टर, यानी कि A भी 25,000 के लिए, B भी 25,000 के लिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? और C
50,000 के लिए। ये रेशियो उन्होंने डिसाइड किया और डिफॉल्ट हुआ तो कैसे होगा, तो ए इज लायबल फॉर 25,000, बी इज लायबल फॉर 25,000 एंड सी इज लायबल फॉर। मैंने कहा मान लीजिए हाफ पेमेंट हो गई है, हाफ पेमेंट कर दी उसने, तो 1 लाख में से कितनी पेमेंट हो गई है 50,000। अब कितने बचे 50,000, तो 50,000 का 1/4 यानी कि 12,500 ए लायबल, 12,500 बी लायबल और 25,000 सी लायबल। क्या मेरी बात में, इसे बोलते हैं होल डेट का डिफॉल्टर है तो होल डेट को डिवाइड करेंगे और अगर कोई अनपेड अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है तो उसको डिवाइड करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि घर पे आपको इसे पढ़ने पे डाउट आया होगा, अगर किसी ने पढ़ाया तो। पहले आपको ये 2 एग्जांपल समझ में आए, लैंग्वेज समझ में आई, तो इसमें मुश्किल नहीं था, कुछ भी आसान था। बताइए क्या 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 दोबारा। ये कॉस्ट श्योरिटी में कंडीशन नहीं लगाई थी उन्होंने कि अंटिल कॉस्ट श्योरिटी ज्वाइन। हमने ये कहा था, देखो जरा उसमें F1 F2 था ना, F1 था S1 S2। मैंने कहा S1 ने कहा था मैं आपका कॉस्ट श्योरिटी बनने के लिए तैयार हूं अगर S2 मेरे साथ ज्वाइन करेगा तो, और S2 ने ज्वाइन नहीं किया तो इसका मतलब लायबिलिटी नहीं है। कि क्या ऐसा ABC ने बोला है क्या, नहीं। और अगर आप बोलोगे आप कि सर अगर मान लीजिए C जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो क्या होगा, तो उसकी स्टेट से जितना मिलेगा वो लगेगा, और जो जॉइंट प्रोमिसर्स में रूल लगाया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिमेनिंग के लिए बाकी लायबल होंगे। हालांकि ये सब पूछा नहीं जाएगा आपसे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इसका मतलब ये है जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल इक्वली कंट्रीब्यूशन इज हाउएवर सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट फिक्स बाय द श्योरिटी टू हिज लायबिलिटी, को श्योरिटी आर बाउंड टू डिफरेंट सम आर लायबल टू पे इक्वली एज फार एज द लिमिट एज पर द रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परमिट। तो इसका मतलब अगर तुमने पहले कोई मैक्सिमम लिमिट तय कर रखी है तो वो मैक्सिमम लिमिट से आगे नहीं जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ABC श्योरिटी है किसके लिए, D के लिए, एंटर इनटू सेवरल बॉन्ड्स ईच इन डिफरेंट पेनल्टी, नेमली जैसे कि A पेनल्टी देगा कितने की, B कितने की पेनल्टी देगा 2 लाख, C कितने की देगा 4 लाख, टोटल मिला कितने हो गए 7 लाख। ठीक है, फॉर ड्यूलीज अकाउंटिंग टू E, A मेक्स अ डिफॉल्ट टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज। उन्होंने क्या रेशियो डिसाइड किया था क्या, नहीं रेशियो डिसाइड नहीं किया था कि मैं मैक्सिमम कितने के लिए लायबल रहूंगा। आप जरा ध्यान से सुनना, A B और C इस 3 में बांटो जरा, आप 3 में बांटोगे तो कितना कितना आएगा, 1 लाख। लिमिट कितनी थी A की, क्या लिमिट में ही है, हाँ। B की कितनी थी, क्या लिमिट में ही है 1 लाख, ये C की कितनी थी, क्या वो भी लिमिट में है, ये रेशियो डिसाइड नहीं किया उन्होंने। क्या मेरी बात समझ में आती है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा अगर मान लीजिए इसने 6 लाख का डिफॉल्ट किया होता तो क्या होता, तो 2-2 लाख आता। अब 2 लाख जब मैं A के पास लेके जाता तो A कितने के लिए लायबल होगा, 1 लाख के लिए। क्या मेरी बात समझ, इसे मैक्सिमम लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम लिमिट। मैंने कहा चलो ठीक है। ABC ने श्योरिटी दी है D की, सेवरल बॉन्ड्स दिए हैं और फिर से वही है 1 लाख 2 लाख और 4 लाख, और इस बार कितने की हुई है डिफॉल्ट, 4 लाख। 4 लाख को अगर आप 3 भागों में बांटोगे तो क्या आएगा, 1,33,333 यही आएगा। क्या वो A की लिमिट के अंदर है, नहीं। तो A कितने के लिए लायबल होगा, 1 लाख, और बाकी के लोग 1,50,000 ईच। इसका मतलब नुकसान वो झेलेंगे। टोटल कितना था डिफॉल्ट, 4 लाख का, जिसमें से 1 लाख के लिए कौन लायबल हो गया, A। बचे कितने, 3 लाख। वो तीनों कौन कौन झेलेंगे, नहीं आया समझ में, एक बार और बताओ, या आया समझ में, पक्की बात है, पक्की बात है। ठीक, अगला चलते हैं। A B and C आर श्योरिटी फॉर एंटर इनटू 3 सेवरल बॉन्ड्स। फिर से इस बार भी 1 लाख है, 2 लाख है और 4 लाख है। इस बार नुकसान कितने का हुआ है, मैंने कहा पहले 7 लाख को आप 3 भागों में डिवाइड करिए, नहीं हो सकता एक से ज्यादा ही आएगा, तो पहले A को हटा दो आप 1 लाख रुपए लेके, तो कितने बच गए 6 लाख। अब 6 लाख में से कितने बांट दो, 3-3 लाख। लेकिन B कितने के लिए लायबल हो सकता है, 2 लाख। तो 3 लाख तो अपने देगा C, और B से जो मिले कितने मिले, 2 लाख, और कितने बचे 1, यानी कि अपना भी कितना देगा 1। तो टोटल मिला कितना हो गया 4। समझ में आया, लिख के बताऊं, देखो लिख के बता दूं। नुकसान कितने का है, ध्यान से समझना बात को। A B और C, मैंने कहा बॉन्ड कितने का है, A का, तो A से 1 लाख रुपए लो और साइड कर दो। अब कितने बचे 6 लाख। अब 6 लाख को बांट दो दोनों में बराबर बराबर, कितना हुआ 3-3 लाख। तो आ तो रहा है इसके हिस्से में। वैसे पहले मैं अगर 7 लाख को डिवाइड करूं 3 हिस्सों में तो बताना जरा, 2,33,333। तो हिस्से में तो ये आ रहा है 2,33,333। पहले A की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इसे काट के क्या लिख दूंगा 1 लाख, क्योंकि मेरी लिमिट 1 लाख की। फिर मैंने कहा अब इसमें बराबर बराबर बांटेंगे, इक्वली रिमेनिंग को इक्वली बांटेंगे, तो इक्वली कितना कितना आ जाएगा, 6 लाख को बांटेंगे तो 3-3 लाख। तो मैंने कहा यहाँ पर B के हिस्से में ओरिजिनली तो 2,33,333 आ रहा था, लेकिन ये डिफॉल्ट कर गया तो अब बढ़ गया, इसका कितना आ रहा है 3 लाख। लेकिन इसे काट के मैंने कितना लिखा 2 लाख।
सी के हिस्से में कितना आ रहा था, 3 लाख आ रहा था और 1 लाख इसके बाद, तो टोटल मिला के कितने का हो गया 4 लाख। तो वो कितने का देगा 4 लाख, यानी कि क्या आपने फुल अमाउंट ऑफ बॉन्ड पे देगा, आंसर इज यस। मैंने कहा अच्छा एक बात और बताओ, मैंने कहा मान लीजिए ये 8 लाख का होता तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले ए देता कितने का 1 लाख का, बी देता कितने का, सी कितने का देता, क्या टोटल पैसा रिकवर हो पाया है क्या, नहीं। क्या हमने गारंटी दी थी कि टोटल पैसा रिकवर करेंगे, नहीं, गारंटी नहीं दी थी। इसी के लिए तो क्या लिखा था, जल्दी से बताओ, बॉन्ड बनाया था कि मैक्सिमम कितने के लिए लायबल हो सकते हैं, तो बी से कितने लेंगे। अगर मैं इसको बांटू बराबर बराबर, 8 लाख डिवाइड बाय 3 करना जरा, 2,67,000 2,66,667 ये पैसा आ रहा है। क्या 1 लाख क्या इससे मिल पाएगा क्या, नहीं। तो 1 लाख देके मैंने साइड हटा दिया, कितने बच गए 7 लाख। अब 7 लाख में अगर यहाँ पर दूंगा तो पहले मैंने कहा 2,66,667 आ रहा था इसमें, इसे काट दीजिए, 1 लाख हटाया तो कितने बचे 7 लाख। 7 लाख को डिवाइड कर दीजिए, कितना बचेगा 3.5 लाख। मैंने कहा इसे क्रॉस कर दो। क्या मेरी बात समझ में है, इससे कितने मिल पाए 2 लाख। तो मैंने कहा 8 लाख में से कितने रिकवर हो गए हैं 3, अब कितने बचे 5 लाख। तो मैंने कहा अब 5 लाख लिखूंगा और 5 लाख काट दूंगा, बताओ क्यों। आई होप आपको ये पॉइंट और रेशियो समझ में आ गया होगा। ऐसे मैंने उम्मीद की थी आपसे कि आप घर से, और यकीन मानिए अगर मैंने कोई होमवर्क दिया तो मुझे ऐसा लगता था कि आप इसे पढ़ के समझ लेंगे। कुछ नहीं होगा, हमने तो मैक्सिमम लिमिट बनाई थी, इसीलिए तो बॉन्ड बना रहे, कोई लायबल नहीं हो, आपका नुकसान हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ, इक्वली वाले में कोई लिमिट नहीं, तभी तो हमने बॉन्ड बना के अलग अलग लिमिट बताई कि भाई हम इससे ज़्यादा के लिए लायबल नहीं होंगे। उसने बोल दिया हम इक्वली लायबल होंगे लेकिन मैक्सिमम मेरा अमाउंट ये रहेगा, तो वो पहले ही अपने आप को, जी हाँ, अगर कोई लिमिट लगा रहा है तो सोच के चलना कि लिमिट लगाने से आपको कल को नुकसान भी हो सकता है। तो क्रेडिटर को देखना पड़ेगा, जो लिमिट सेट होती है ना टोटल ड्यू के हिसाब से होती है। क्या मेरी बात, अभी 7 लाख तक कोई नुकसान हुआ क्या, देखो जरा 7 लाख तक, और उसने आगे एग्जाम्पल ही नहीं बनाया। इसका मतलब लिमिट जो है वो क्रिएटर भी चेक करेगा कि कल को क्या क्या मैक्सिमम हो सकता है और कब उसको नुकसान होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। 6 लाख के डिफॉल्ट में देखो क्या करें, कितना सिंपल सवाल है, देखो बहुत आसानी से बांट सकते हैं हम 6 लाख। मैंने कहा आप पहले बांटना शुरू करो, पहले किस में बांटोगे, ए में। ए से बोलोगे भाई आपके हिस्से में आ कितना रहा है ये बताओ, इक्वली बांटेंगे ना हम, तो 2 लाख आ रहा है लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, अब कितना बच गया 5 लाख। 5 लाख में बी के हिस्से में कितना आ रहा है 2.5 लाख, लेकिन क्या हम बी से 2.5 लाख ले सकते हैं क्या, नहीं, उससे सिर्फ क्या ले सकते हैं 2 लाख। तो मैंने कहा इसे क्रॉस करूंगा और इसमें क्या बताऊंगा 2 लाख, और फिर बचा सी। अब टोटल अमाउंट कितना बचा है ये बताओ, 3 की पेमेंट हो चुकी है, 3 बचे हैं और उसकी लिमिट कितनी है 4। क्योंकि तुमने लिमिट ज्यादा दी थी, आप देखो ना उसने पहले ही बोला था भाई मैं तो 1 लाख तक की दे रहा हूँ, तुम 2 लाख तक की दे रहे हो, तुम 4 लाख तक, तो सी ने तो पहले ही अपना लिमिट बढ़ाई है ना। अब क्या कर सकते हैं, सी ने अगर ज्यादा का बॉन्ड साइन किया है। मेरी बात समझ में आती है, पक्की बात है, बांट दोगे आसानी से, पक्की बात है। 5 लाख में बताओ क्या होगा, इससे कितना लिया जाएगा 1 लाख, हालांकि आ तो ज्यादा रहा होगा। अब बचे कितने 4 लाख, कितने में बढ़ जाएंगे बराबर बराबर। बी से क्या 2 लाख रिकवर कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। फिर कौन सा पॉइंट बचा, सी। कर तो 4 लाख सकते हैं लेकिन करेंगे कितने। आई होप अमाउंट डिवाइड करना आपको आसानी से आ गया होगा। क्या चीज बताएंगे, अरे नालायक, पहले तो इक्वली बांट रहे हैं ना हम। पहला सवाल तो मेरा यही है, देखो जरा ग्रीन से लिख रहा हूं मैं, पहले हिस्से में आ कितना रहा है, तो 7 लाख को सबसे पहले तो 3 हिस्सों में बांटा मैंने, नहीं हुआ तब उसकी लिमिट लगाई। तो मैंने कहा इसमें आ जाओ, 3 लाख है और ए बी सी है। मैंने कहा मैं बांटना शुरू करूंगा, आप पहले मेरा लॉजिक देखना बांटने का। मैंने कहा पहले सबसे पहले 3 से डिवाइड करो, यही तो करता था मैं। 3 से डिवाइड किया तो 1 लाख आया, क्या इसके लिमिट में है, हाँ। क्या मेरी बात समझ में आई, फिर तो इसकी भी लिमिट में है और इसकी भी लिमिट में नहीं है। बात समझ में, पक्की बात है, छोड़ सकता हूँ यहाँ पर ये चैप्टर आसानी से खत्म हो जाए। एग्जाम का क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप चांस लें कि गलती हो जाए, इसलिए अच्छे से रिवाइज करिएगा, इसको पढ़िएगा एक एग्जाम्पल को, और जब आप पढ़ेंगे यकीन मानिएगा 2-3 डाउट कम से कम आएंगे आपको। क्या मेरी बात समझ में आती है, पक्की बात है। सारे बच्चे ईमानदारी से पढ़ेंगे। आपसे मिलता हूँ मैं कल, आपका दिन शुभ हो। बंद कर दीजिए एक बार।